हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 5 का पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 6। लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था वो था बैंकिंग, मतलब देखा जाए तो मनी एंड बैंकिंग। कुछ बुक्स में मनी और बैंकिंग साथ में मिलेगा आपको, तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसकी पूरी सीरीज़ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे भी उसकी दे दूंगा, तो वो जाओ वो देखो, ठीक है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 5 जो कि है रूरल डेवलपमेंट। चैनल पे नए हो अभी तक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलो भाई, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, यानी गाँव का विकास। भाई गांव का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है कि भाई मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स कहाँ से आती है? भाई गांव से आती है। समझ में आया? गांव में क्या होता है, आज भी अपने यहाँ के जो बेचारे फार्मर्स हैं अभी भी वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फार्मिंग के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ हैं अभी तक उनका इतना डेवलपमेंट, उनका इतना विकास नहीं हुआ है, ठीक है। और गांव क्या करते हैं बेटा, जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया से क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है। किसके लिए? अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर गांव विकसित हो जाएंगे तो जो अपनी फार्मिंग है, मतलब जो फार्मिंग जैसे ही डेवलप हो जाएगी तो उससे क्या होगा बेटा, जो अपनी सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि जो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिलेगा? अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। जितना अच्छा अपनी रूरल एरिया डेवलप होगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही नहीं, उसका इफेक्ट अपने को कहाँ मिलेगा? अर्बन एरियाज़ में भी मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा मध्य प्रदेश का मार्केट। मध्य प्रदेश का जो मार्केट है ना, वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो रूरल के ऊपर डिपेंड करता है, फसलों के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी फसल होती है उतना अच्छा मार्केट होता है किसका? मध्य प्रदेश का, ठीक है। और भी ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इवन द अर्बन मार्केट्स, यानी जो शहरों का मार्केट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? रूरल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की फसलें, किसानों के पास कितना क्या पैसा है, फिर वही पैसा वो आके कहाँ खर्च करते हैं? शहरों में खर्च करते हैं। चलो तो इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 5, डेट इज़ रूरल डेवलपमेंट। तो आ जाओ, तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि अपना जो रूरल एरियाज़ हैं उनको सोशली और इकोनॉमिकली क्या करना, उन्हें डेवलप करना, उनका विकास करना, मतलब सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे। उसे बोला जाता है क्या? रूरल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आज भी सामाजिक तौर पे जो अपने विलेजेस हैं, जो अपना रूरल एरिया है, वो अभी भी पीछे है, ठीक है। सोशल बैकवर्डनेस भी है और अभी भी क्या है बेटा, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस भी देखी जाती है बहुत सारे रूरल एरियाज़ में। तो आ जाओ, तो सबसे पहला क्या लिखा है, मीनिंग क्या है बेटा? रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक्शन प्लान। क्या? एक एक्शन प्लान काहे के लिए? फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि अपने गांव में, अपने रूरल एरिया में सामाजिक और आर्थिक क्या हो सके? ग्रोथ हो सके ऑफ द रूरल एरियाज। द एक्शन प्लान इज टू फोकस ऑन द लिंगरिंग एंड द इमर्जिंग चैलेंजेस इन द रूरल एरियाज। तो ये जो एक्शन प्लान है जिससे अपन किसको डेवलप करने वाले हैं? अपने गाँवों को डेवलप करने वाले, अपने रूरल एरियाज़ को डेवलप करने वाले हैं। तो इसमें दो तरह के चैलेंजेस होते हैं, एक है लिंगरिंग चैलेंजेस और एक है इमर्जिंग चैलेंजेस। चलो, लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होते हैं? लिंगरिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस होते हैं जो कि बहुत पहले से हैं, ठीक है, जो पहले से चैलेंजेस चले आ रहे हैं, जो पहले से अपने सामने क्या बोलते हैं, परेशानियां, एक तरह से प्रॉब्लम्स जो चली आ रही हैं, जो कि पहले से ही चली आ रही हैं, बहुत सालों से चली आ रही हैं, उन्हें बोला जाता है लिंगरिंग चैलेंजेस। और जो अभी नए नए चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं किसमें? रूरल एरियाज़ में, उन्हें क्या बोला जाता है? इमर्जिंग चैलेंजेस बोला जाता है। जैसे कि द प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंजेस, यानी जो मेन अपने लिंगरिंग चैलेंजेस क्या है, जो कि बहुत सालों से एग्रीकल्चर में चलते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? रूरल क्रेडिट, है कि नहीं? जो अपने यहाँ के विलेजर्स हैं, जो अपने यहाँ के फार्मर्स हैं, उन्हें क्या नहीं मिल पाता है? क्रेडिट नहीं मिल पाता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी से नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चली आ रही है। सेकंड क्या है बेटा? चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम चली आ रही है। अपन सब समझेंगे कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक। दूसरा क्या है बेटा? इमर्जिंग चैलेंजेस। तो इमर्जिंग चैलेंजेस यानी जो चैलेंजेस अभी उभर के आ रहे हैं, ये पुराने चैलेंजेस नहीं है, नए चैलेंजेस हैं। तो नए चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज क्या है? द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। सबसे पहली आज के टाइम पे जो ज़रूरत है भाई, जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसका क्या करा जाए? डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। फार्मिंग में फार्मर्स क्या करते हैं? कल्टीवेशन के साथ साथ, यानी ग्रोइंग क्रॉप्स, वीट,
है ना, सीरियल्स, इनके साथ साथ उन्हें और क्या करना चाहिए, उनको और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए, किसके साथ साथ, फार्मिंग के साथ साथ। तो वो भी एक तरह से क्या है, अपना एक इमर्जिंग चैलेंज है, ठीक है। और क्या है, द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आज के टाइम पे एक और जो उभर के चैलेंज आ रहा है, वो कौन सा चैलेंज है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भाई अपन को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। तो ये कुछ अपने प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंजेस हैं और कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। द कोर एलिमेंट्स ऑफ एक्शन प्लान ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स दीज अलॉन्ग विद द फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वाई, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू ऑलरेडी नो कि भाई जो मतलब विलेजेस में उगाया जाता है, रूरल एरिया में आपके सीरियल्स, क्रॉप्स, ये सब उगाए जाते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द कहाँ लाना पड़ता है, मार्केट में लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही उनकी लाइफ कैसी नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, या तो फिर उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो लिंकिंग रूरल एरियाज़ विद द अर्बन एरियाज़, ठीक है, फॉर द लिंकिंग रूरल एरियाज़ विद अर्बन एरियाज। सेकंड क्या है, प्रोविजन ऑफ पावर एनर्जी फॉर द रूरल एरियाज। थर्ड क्या है, परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। एंड फोर्थ क्या है बेटा, फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सेट्रा, ठीक है। आ जाओ, लेकिन अपन को सिर्फ इस साल मतलब अपने सिलेबस में सिर्फ अपने को लिंगरिंग चैलेंजेस और जो कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उन्हीं के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। चलो, सबसे पहला क्या लिखा बेटा है, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है अपने रूरल एरिया को डेवलप करना। उसके पीछे का सबसे पहला रीज़न है मेजोरिटी इन रूरल एरियाज़। भाई आज भी अगर आप देखोगे तो 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेजेस। अभी भी वो कहाँ रहते हैं बेटा, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। आ जाओ, सो मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड फेसेस एक्यूट पॉवर्टी। अभी भी 50 to 60% पॉपुलेशन व्हाट वी कैन से इज स्टिल लिविंग इन द विलेजेस, स्टिल लिविंग इन द रूरल एरियाज। और वो कैसे हैं, बहुत गरीब भी हैं। मतलब एक तो गाँव में रह रहे हैं, ऊपर से वो कैसे हैं बेटा, फेस एक्यूट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी भी है। विदाउट रूरल ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ इम्पॉसिबल। अगर जब तक अपना रूरल एरिया डेवलप नहीं होंगे, जब तक अपने यहाँ के गाँव, जब तक अपने यहाँ के फार्मर्स क्या नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे, तब तक क्या पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। वाई, बिकॉज जैसे ही अपने गाँव डेवलप हो जाएंगे, विलेजेस डेवलप हो जाएंगे, दे विल बी एबल टू सप्लाई एम्पल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल टू अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो होने के लिए चाहिए बेटा रॉ मटेरियल, समझ में आया। और किसी भी डेवलप्ड देश का डेटा उठा के देख लेना, हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लेना, पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत, पहले उसे डेवलप करना पड़ेगा। और उसे डेवलप करने के लिए जितना हो सके रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल हो, अपने खुद के देश में, ठीक है। आ जाओ, सेकंड क्या है यहाँ पे, नेग्लेक्ट इन 1991 रिफॉर्म्स। नेग्लेक्ट कर दिया गया था 1991 के रिफॉर्म्स में। जैसे ही 1991 के रिफॉर्म्स आए थे, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज़ आई थी, तो उसमें एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया गया था, नेग्लेक्ट कर दिया गया था। और सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया था, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर और सर्विस सेक्टर के ऊपर, इस वजह से भी। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकस्ड मेनली ऑन इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो अपने उस टाइम के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे गए थे, डेट इज़ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जब ये लाया गया था तो उस टाइम पे फोकस किसके ऊपर किया गया था, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। एग्रीकल्चर वाज इग्नोर्ड विद द लिटिल इन्वेस्टमेंट इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर को क्या कर दिया गया, एक तरह से इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है। और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कैसा किया गया था, कम किया गया था, ठीक है। इसके पीछे का एक और भी रीज़न है, चलो वो बाद में देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तो मैं बताऊँगा। चलो नेक्स्ट क्या है भैया, थर्ड पॉइंट है अपना वाइडनिंग ग्रोथ गैप, ठीक है। आप अगर देखोगे तो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट और अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट का जो गैप है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। सो पोस्ट फॉर्मर जीडीपी ग्रू एट 7 to 8%, बट एग्रीकल्चर लैग्ड बिहाइंड एट ओनली 2% ग्रोथ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे पोस्ट रिफॉर्म से पहले अगर आप ग्रोथ देखोगे तो जीडीपी की ग्रोथ कितनी है, 7 to 8% है, लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ कितने परसेंट से बेटा, 2% से ग्रो कर रहा है। दिस क्रिएटेड ए स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी। इसके वजह से अपनी जो इकोनॉमी में है क्या आया, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आया। मतलब जो अपना स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, टेरिशरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या आया था बेटा, इम्बैलेंस आ गया था। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई अपना जो रूरल एरिया है उसे क्या करा जाए, डेवलप किया जाए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एज ए लैगिंग सेक्टर, है ना, एग्रीकल्चर अपना पीछे होता जा रहा था। अनलाइक द डेवलप्ड नेशंस वेयर बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू टुगेदर इन इंडिया, एग्रीकल्चर रिमेन्ड बैकवर्ड, ठीक है। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का डेटा उठा के देख लो, उनकी पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लो, उन्होंने क्या करा बेटा, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को साथ में डेवलप किया है।
क्यों? अभी हाल मैंने उसके पीछे का रीज़न बताया था, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या सप्लाई करने में, रॉ मटेरियल सप्लाई करने में। जब तक इंडस्ट्रीज़ के पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, वो कंसिस्टेंटली क्या नहीं कर पाएंगी, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, ये रीज़न है। और अपने इंडिया में क्या हो रहा था, अपने इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा रह रहा था भाई, रिमेन बैकवर्ड। एक ये भी रीज़न था जिस वजह से हमें अपने एग्रीकल्चर या रूरल एरिया को क्या करना था, डेवलप करना है। सो इट सफर्स फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स बियॉन्ड द क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, तो अभी भी अपना जो मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर है उसमें क्या है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें पॉवर्टी है, अभी भी अपने बहुत से फार्मर्स कैसे हैं, गरीब हैं, एंड लैक ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। और जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स यानी विदाउट हार्मिंग द अवर इन्वायरमेंट, इस तरह के अल्टरनेटिव्स कैसे अवेलेबल हैं, कम है। ठीक है, बियॉन्ड द क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, किसके अलावा, क्रॉप फार्मिंग के अलावा। नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, slow agriculture growth, just 2% act as a drag on the entire economy, it limits income, demand and rural welfare। ठीक है, तो एक तरह से एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब एक तरह से वो क्या है भाई, ऑब्स्टिकल है किसका, अपनी ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर अगर ग्रो करेगा तो साथ साथ में ओवरऑल पूरी इकोनॉमी, सारे सेक्टर्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा तो वो एक तरह से काय का काम कर रहा था बेटा, स्टॉप, ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ कितने परसेंट से बढ़ रहा था, 2%, एक्ट एज ए ड्रैग ऑन द एंटायर इकोनॉमी। तो एक तरह से पूरी इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को क्या करना पड़ रहा है, ड्रैग करना पड़ा है, या एक तरह से बोलें कि एग्रीकल्चर की वजह से पूरी इकोनॉमी क्या हो गई है, स्लो हो रही है। इट लिमिट्स इनकम, इसकी वजह से क्या हो गई, इनकम कम, डिमांड और रूरल वेलफेयर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्या बेटा, फार्मर एगिटेशन, मतलब गुस्सा। सो वाई फार्मर्स गुस्सा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, फार्मर्स इस वजह से गुस्सा है भाई, उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई जो अर्बन और रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उन दोनों में कैसा है बेटा, गैप बहुत ज़्यादा है, गैप कैसा है, ज़्यादा है। सो द वाइड रूरल अर्बन डिवाइड हैज़ लेड टू द लार्ज स्केल फार्मर प्रोटेस्ट। ठीक है, इससे फार्मर्स क्या हो जाते हैं भाई, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, उससे उन्हें प्रोटेस्ट भी करते हैं वो लोग, आंदोलन भी करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है ना, सिंपल सी बात है, अगर फार्मर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करके उसे मार्केट में बेच रहा है, तो आप देखो फार्मर वो प्रोड्यूस बेचता है कि इनको इंडस्ट्रियलिस्ट और इनको बेचता है या इनके पास इनडायरेक्टली पहुंच जाता है, लेकिन ज़्यादा पैसा कौन बना रहा है, ज़्यादा पैसा बीच के जो मिडिल मैन है वो ज़्यादा बना रहा है, फार्मर्स कम पैसा बना रहे हैं। फिर उसके बाद में चलो ठीक है, अब फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? सरकार ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करती है और रूरल एरियाज़ पे उनका फोकस कैसा होता है, थोड़ा कम होता है। तो इस वजह से भी फार्मर्स क्या हो जाते हैं भाई, गुस्से में आ जाते हैं। देन ब्रिजिंग दिस गैप इज क्रिटिकल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को क्या करना बनता है बेटा, कम करना बनता है। जितना हो सके उतना ये गैप कम करें, तो उससे क्या होगा, हार्मनी इस्टेब्लिश होगी किसके बीच में, अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच में, जिससे कि देखो अगर दोनों जगह बराबर तरह का विकास किया जाएगा तो एक तरह से किसी को भी क्या नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा और कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा, सिंपल सी चीज़ है। आ जाओ, तो अब अपन बात करेंगे लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के अपन किसके बारे में बात करेंगे, लिंगरिंग चैलेंजेस, यानी वो चैलेंजेस जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है ना वो है रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग। चलो सबसे पहले बात करेंगे रूरल क्रेडिट। तुम्हें पता ही है रूरल क्रेडिट क्या होता है, फार्मर्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, लोन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है, देखो भाई अपने यहाँ पे अभी भी एक तरह से फार्मिंग क्या है, एक तरह से मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, अभी भी गैमलिंग है। ठीक है, अब फार्मिंग में होता क्या है बेटा, हार्वेस्टिंग से लेके सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक 3 से 4 महीने का गैप होता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, फार्मर्स ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाते, जिसके वजह से अगर वो कमाते भी हैं तो वो पूरा पैसा क्या हो जाता है, उनके कंजम्पशन एक्टिविटी में खर्च हो जाता है। अब अगली फसल के लिए उनके पास क्या नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो जिसके वजह से उन्हें क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है। और भी उन्हें क्रेडिट लेना पड़ता है, 2 तरह के क्रेडिट फार्मर्स को लेने पड़ते हैं, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में उन्हें क्या लेना पड़ता है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, सीड्स, ये सब खरीदने के लिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर खरीदना है, थ्रेशर खरीदना है, या कोई फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको करना है, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए होता है। ठीक है, और फिर वो 3 से 4 महीने का जो गैप होता है, जिस टाइम उनकी फसल पूरी उगती है, फिर कटती है, फिर मंडी में जाके बिकती है, तो उधर उनके कुछ पर्सनल खर्चे भी होते हैं, जिसके लिए उन्हें क्या लेना पड़ जाता है, क्रेडिट लेना पड़ जाता है। आ जाओ,
तो रूरल क्रेडिट, तो रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग। यहाँ पे अपने फार्मर्स को किसके लिए क्रेडिट चाहिए होता है, फार्मिंग के लिए क्रेडिट चाहिए होता है। तो क्रेडिट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटी इन द रूरल एरियाज़। तो जो आपकी फार्मिंग है, फार्मिंग का जो क्रेडिट है, क्रेडिट क्या है भाई, लाइफ लाइन है। समझ में आ गया, फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना ही पड़ता है, ठीक है। सो नीड फॉर रूरल क्रेडिट, क्यों भाई, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि अपने यहाँ पे ज़्यादातर किस तरह के फार्मर्स हैं बेटा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास में ज़मीनें कैसी हैं, ज़्यादा नहीं हैं। जब ज़मीनें ज़्यादा नहीं हैं तो उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो पैदावार होती है वो भी कम होती है, जिससे वो जो इनकम जनरेट करते हैं वो भी क्या होती है, कम होती है, जो कि ऑलमोस्ट पूरी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो उनके पास बड़ा ही कम पैसा बचता है वापस से इन्वेस्ट करने के लिए, या उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो फिर अगली फसल के लिए उन्हें क्या लेना पड़ जाता है, लोन लेना पड़ जाता है। आ जाओ क्रेडिट। सो मोस्ट फार्मर्स हैव स्मॉल होल्डिंग्स जस्ट इनफ फॉर सर्वाइवल, यानी उतना ही कमाते हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की उनकी क्या हो पाती है बेटा, व्यवस्था हो पाती है। सो दे रियरली जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उनके पास क्या होता है, बड़ी कम मतलब बहुत ही कम टाइम ऐसा आता है जब उनके पास में सरप्लस पैसा क्या होता है, जनरेट होता है, कहाँ, वापस से अपनी फार्मिंग में लगाने के लिए। ज़्यादातर पूरा पैसा खर्च हो जाता है, इस वजह से उन्हें क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट बिकम्स अनअवॉइडेबल। इस वजह से क्रेडिट अनअवॉइडेबल हो जाता है, दे हैव टू टेक द क्रेडिट। वाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर अर्निंग्स गो इन देयर कंजम्पशन, काय में चली जाती है, कंजम्पशन, पर्सनल खर्चे, इन सब में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, गैस्टेशन गैप। गैस्टेशन गैप मतलब वही जो मैंने आपको बताया था ना, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में क्या रहता है बेटा, 3 से 4 महीने का गैप रहता है। सो लॉन्ग गैप बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, इस बीच फार्मर की क्या नहीं होती, कोई भी कमाई नहीं होती। तो फार्मर नीड मनी, उनको सीड्स के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर्स, इम्प्लांट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, है ना। अब तो हाँ, बहुत से जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे बिल नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे क्या आता है, बिल भी आता है बेटा। फैमिली एक्सपेंसेस, दैट इज़ मैरिज, डेथ एक्सेट्रा। आपको पता ही है अपने यहाँ पे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने ही पड़ते हैं। शादियों में खर्चा होता है कि नहीं, शादियों में भी खर्चा होता है, बेचारे किसी की डेथ हो जाए उसमें भी खर्चा होता है। और भी अपने आगे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जो कि फार्मर्स क्या करते हैं, आज भी करते हैं। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब ये 3 से 4 महीने पैसा आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। आ जाओ। तो इस वजह से ये जो गैस्टेशन गैप है, इसकी वजह से भी अपने फार्मर्स को क्या लेना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करेंगे क्रेडिट नीड्स ऑफ इंडियन फार्मर। तो अपने जो फार्मर हैं उनको 2 तरह के क्रेडिट लेते हैं वो, एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट और एक होता है उनका लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट अभी हाल देखा था, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इम्प्लांट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीदना है, इन सब के लिए उन्हें क्या लेना पड़ता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। आ जाओ। तो इट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स, जैसे कि सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, बिसाइड्स मेकिंग पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। दीज लोन्स आर रेज्ड जर्नली फॉर पीरियड रेंजिंग बिटवीन 6 to 12 months, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही चाहिए रहता है, 6 से 12 महीने के लिए। क्या खरीदने के लिए, सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइज हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना होता है। तो ये सब के लिए क्या लेना पड़ता है भाई, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और फिर होते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट में क्या होते हैं, जैसे इट रिक्वायर्स फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, कुछ वो थ्रेशर खरीद लेते हैं छोटा वाला, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस, भाई बाउंड्री करानी है अपनी किसकी, खेत की, उसके लिए। एंड द डिगिंग द वेल्स, ठीक है, वेल डिग करते हैं, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बढ़िया कुआं खोदा जाता है, ठीक है, एक तरह से हौदियाँ भी बना लेते हैं। सो दीज लोन्स आर रेज्ड जर्नली फॉर द पीरियड रेंजिंग बिटवीन 12 months to 5 years। तो ये मिड लोन होते हैं, मिड टर्म क्रेडिट होते हैं, जो कि फार्मर्स लेते हैं 12 से 5 साल के लिए वो ले लेते हैं, ठीक है। कुआं खुदवाना है, मशीन लेनी है, ठीक है, अपने खेत की बागड़ करानी है या फेंसिंग करानी है, हिंदी में बागड़ बोलते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट काय की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अपने फार्मर्स को और लॉन्ग टर्म क्रेडिट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या क्या आते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। फार्मर्स को क्या खरीदना है, अगर एडिशनल लैंड खरीदना है, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, ठीक है। या तो एडिशनल लैंड क्या बोलते हैं, खरीदने के लिए चाहिए, या फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड। या तो एग्जिस्टिंग लैंड के ऊपर उन्हें क्या करना है, परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है, तो भी उन्हें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेना पड़ता है। द पीरियड ऑफ सच लोन रेंजेस बिटवीन 5 to 20 years। तो इस तरह के लोन के लिए उन्हें कितना टाइम चाहिए होता है बेटा, 5 to 20 years, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इनको लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोला जाता है। तो आ गए 3 तरह के क्रेडिट, एक हो गया शॉर्ट टर्म, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, उनके लिए। फिर मिड टर्म काय के लिए चाहिए, मशीनरी के लिए चाहिए उनको, ठीक है, कुआं खुदवाना है उसके लिए चाहिए, या आपने उसकी फेंस करानी है, बागड़ करानी है, उसके लिए चाहिए होता है। और
तीसरा अपना क्या हो गया बेटा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट यानी कि कुछ परमानेंट इंप्रूवमेंट कराना है अपनी एग्जिस्टिंग ज़मीन पे या कोई नई ज़मीन खरीदनी है तो उसके लिए जो लोन लेना पड़ता है उसके लिए इनके लॉन्ग टर्म क्रेडिट उसको बोलते हैं। चलो आगे क्या लिखा बेटा, इस लाइन को हाईलाइट किया है, द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स में ऑल्सो भी क्लासीफाइड एज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। ठीक है, तो फार्मर्स दो तरह के लोन लेते हैं भाई। एक होता है उनका प्रोडक्टिव मतलब समझ गए, उन्होंने काय के लिए लिया है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, फार्मिंग के लिए लिया। एक होता है अनप्रोडक्टिव यानी पर्सनल नीड्स फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या लिया है, लोन लिया है। आ जाओ, द प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रेडिट रिलेट्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक परचेज ऑफ इनपुट्स। ठीक है, वो प्रोडक्टिव होता है। और अनप्रोडक्टिव यानी रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट रिलेट्स टू कंजम्पशन एक्टिविटी लाइक एक्सपेंसेस ऑन सेरेमनीज और पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, या तो उन्हें कभी कभी अनप्रोडक्टिव लोन्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है, शादी ब्याह आ गया घर में, ठीक है ना, किसी भी तरह का पर्सनल खर्चा, उसके लिए ये लोग क्या ले लेते हैं, अनप्रोडक्टिव लोन्स भी ले लेते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। चलो नेक्स्ट काय की बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो भाई जो रूरल क्रेडिट यानी फार्मर्स को जो क्रेडिट मिलता है उनके सोर्सेस क्या है, उनके माध्यम कहाँ है, कहाँ से उनको ये पैसा, स्रोत क्या है, कहाँ से उन्हें ये मिल जाता है। भाई सबसे पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। क्या है, देखो कुछ तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं यानी इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हो गए, है कि नहीं, वो एक तरह से इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कैसे हो गए, मनी लेंडर हो गए, इनके कोई फ्रेंड्स हो गए, इस तरह से यहाँ से ये लोग जो लोन लेते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो जाते हैं। आ जाओ, तो पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनसे ये लोग लोन ले लेते हैं, ज़मींदार, विलेज ट्रेडर्स होते हैं, विलेज में जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनसे ये लोग क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। और जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो कि साहूकार जो होते हैं गाँवों में, उनसे ये लोग क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। ये कौन सा होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होता है। ट्रेडिशनली डोमिनेट 93% ऑफ फार्म बोरोइंग्स एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, मतलब जब अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम पे 93% फार्मर्स जो लोन लेते थे वो सारे के सारे किन से लेते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ये लोग क्या लेते थे, लोन लेते थे। ठीक है, शेयर डिक्लाइंड आफ्टर 1981 के बाद में ये शेयर क्या हो गया, कम हो गया, बहुत कम हो गया था। अदरवाइज 93% मतलब आप समझ रहे हो, जैसे 100 लोग अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें से 93 लोग कहाँ से लोन लेते थे, इन लोगों से लेते थे। और ये लोग ब्याज भी कैसा लगाते थे, ज़्यादा लगाते थे। 1981 के बाद में ये शेयर क्या हो गया, कम हो गया। सेकंड कौन होते हैं बेटा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी बैंक्स हो गए। ठीक है, देखो गवर्नमेंट हो गई, कोऑपरेटिव्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। ठीक है, ये हो गए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। शेयर रोजेस फ्रॉम 7% 1950 टू 66% टुडे। ठीक है, पहले सिर्फ कितना था, 7%, जैसे कि आप देख ही रहे हो। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज 93 है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कितना हो गया, 7% हो गया। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का शेयर बढ़ के कितना हो गया, 66%। यानी अब आज के टाइम पे 66% अपने यहाँ के फार्मर्स जो लोन लेते हैं किससे लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, यानी गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स और RRBs, दैट इज़ रूरल, ये होते हैं ना रीजनल रूरल बैंक्स, इनसे लेते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट कितना भाई, 15%, और कमर्शियल बैंक से कितना, 75%। यानी इसका ये जो 66% ये है ना, इसका 15% कोऑपरेटिव क्रेडिट है और 75% क्या है बेटा, कमर्शियल बैंक से। चलो, अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन in the flow of credit by the commercial banks and the regional rural banks, the cooperative credit institutions have emerged as important institutional agencies offering credit support and related services। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो इतना अच्छा एक्सपेंशन होने के बावजूद भी फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कमर्शियल बैंक के वजह से भी, रीजनल रूरल बैंक्स भी इतने बढ़ चुके हैं, एक्सपेंड हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उभर के आए एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट सप्लायर्स, या वी कैन से क्रेडिट गिवर्स टू द रूरल एरियाज या फार्मर्स। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग क्रेडिट सपोर्ट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो बैंक्स थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा काम किया, उनने ज़्यादा क्या दिए, लोन्स दिए किनको, फार्मर्स को, या उनकी एक तरह से क्रेडिट नीड्स को क्या किया, फुलफिल किया। सिर्फ क्रेडिट नीड्स ही नहीं, साथ साथ में उन्होंने और भी रिलेटेड सर्विसेज दी किनको, रूरल एरियाज़ को। आ जाओ, नाउ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया। चलो, तो अपन इम्पॉर्टेंट ये रूरल क्रेडिट जो एजेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या दे रखा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कौन है ये, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। तो ये क्या करती है बेटा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स और गाइडेंस देती हैं, किसकी, फार्मिंग की। मतलब कि ये क्या कर रही हैं, ये
कम ब्याज पे फार्मर्स को क्या देते हैं ये लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर को लोन देते हैं और साथ साथ में इनकी फार्मिंग में क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। मतलब फार्मिंग में हेल्प करने का मतलब ये गाइड करते हैं फार्मर्स को कि इन्हें कौन कौन सी फसल लगानी चाहिए, समझ में आया, कितनी खाद, कितना पेस्टिसाइड्स और ये सब भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बताते हैं। क्रॉप पैटर्न भी बताते हैं, उन्हें ये भी बताते हैं क्या वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं अपनी इतनी लैंड के साथ में, समझ में आया। मतलब दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस टू द फार्मर्स ऑफ फार्मिंग कि भाई कैसे कैसे फार्मिंग कर सकते हैं ताकि वो अपनी उतनी ज़मीन से ज़्यादा क्या कमा पाएँ, पैदावार कर सकें और पैसा भी कमा पाएँ। चलो, इंश्योर टाइमली क्रेडिट, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं ये कोशिश करती हैं कि जितना हो सके टाइम पे फार्मर्स को क्या दे दिया जाए, क्रेडिट दे दिया जाए। वाई? बिकॉज फार्मिंग इज टाइम बेसिस। फार्मिंग किसके बेसिस पे होती है बेटा? टाइम के बेसिस पे की जाती है, इसलिए ये इंश्योर करते हैं कि टाइम पे फार्मर्स को क्या मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए। रिड्यूस मनी लेंडर्स रोल, ये कोशिश कर रही हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना हो सके जो बीच में जो मनी लेंडर्स हैं उनको क्या कर दें, धीरे धीरे ख़त्म कर दें। कैसे? स्प्रेडिंग या स्प्रेड रूरल फाइनेंस, ठीक है। शेयर इन रूरल क्रेडिट कितना है इनका? 16 to 17%। आज के टाइम पे फार्मर्स जितना भी रूरल क्रेडिट ले रहे हैं उस रूरल क्रेडिट में 16 to 70% इसका हिस्सा है, उसमें हिस्सा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का, जो कि फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि फार्मर्स को इनसे लोन ना लेना पड़े जिनसे इन्हें ज़्यादा ब्याज देना ना पड़े। तो जिससे क्या होगा, अगर कम ब्याज लगेगा फार्मर्स के ऊपर तो उसको कम ब्याज देना पड़ेगा, उसके पास सरप्लस ज़्यादा बचेगा, उससे उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर टू इंश्योर, ठीक है। वो क्या इंश्योर करती हैं देखो, जो कि अपन ऑलरेडी ऊपर भी देख चुके हैं। सबसे पहले टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, कि उन्हें टाइम पे मिल जाए, और रैपिड मतलब जल्दी जल्दी उनको क्या मिले, क्रेडिट मिले बिल्कुल टाइम पे। क्या है? एलिमिनेशन करना किसका? मनी लेंडर्स का एज ए क्रेडिट एजेंसी। और क्या इंश्योर करती है? स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ अक्रॉस ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि जितना हो सके इंडिया के जितने भी रीजन्स हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, और जो आपके मिडिल एरिया है, पूरे रीजन्स में जितना हो सके रूरल क्रेडिट को क्या करें, वो स्प्रेड करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जब भी लोन लें, क्रेडिट लें, तो वो काय से लें? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से लें। इसकी कोशिश कर रही है। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोविजंस बना रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है जिससे एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को क्या कर पाए, वो कवर कर पाए अंडर स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जो डेवलपमेंट के स्पेशल एरियाज़ हैं उनमें उन जो विलेजेस हैं, एरियाज़ हैं, रूरल एरिया है, उधर भी क्या कवर कर पाए, वो एरिया को कवर कर पाए ताकि वहाँ पे भी क्या दे सकें, वो क्रेडिट दे सकें। सेकंड क्या है भाई अपना? सेकंड है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि है ना, एक तो अपने यहाँ पे गांव ज़्यादा हैं, तो क्या था ना, पॉसिबल नहीं था कि सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये लोग मिलके क्या कर पाएंगे, पूरे बैंक मतलब ये सभी जितने भी गांव हैं उधर क्या दे पाएंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज़ या क्रेडिट दे पाएंगे। तो इसलिए कमर्शियल बैंक्स, फिर कमर्शियल बैंक्स के बाद नाबार्ड, उसे भी इस्टेब्लिश करा गया ताकि जितना हो सके अंदर तक, मतलब जितने भी अपने पूरे देश में जितने भी गांव हैं वहाँ पे क्या फैलाया जा सके, पूरा ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट फैलाया जा सके, ठीक है। इसलिए फिर क्या है भाई, आपके स्टेट बैंक्स आए, आपके कमर्शियल बैंक्स आए। इन्हें सेटअप कब करा गया था? 1955 टू फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। 1969 में इनको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज बैंक कर दिया गया, बैंक डायरेक्ट टू एक्सपेंड रूरल लैंडिंग्स, ठीक है। और फिर इन्हें डायरेक्ट करा गया कि भाई आप क्या करो, जो रूरल लैंडिंग्स हैं उन्हें क्या करो, स्प्रेड करो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को क्या प्रोवाइड कराओ भाई, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या है भाई, रीजनल रूरल बैंक, दैट इज आरआरबीज या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, रिमोट एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट फोकस। चलो, तो ये जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स थे ना, इनको सेटअप किया गया था ताकि डिस्ट्रिक्ट में, किसमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी क्या हैं, जितने भी बैकवर्ड एरियाज, कौन से, जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, स्पेशली रूरल बैकवर्ड एरियाज़, ठीक है, जितनी भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ये कहीं स्पेशल जोन है, वहाँ पे जो फार्मर्स अवेलेबल हैं या समझ गए, उनको क्या प्रोवाइड कराना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना किसका काम था, इसका, आरआरबीज़ का, ठीक है। और ज़्यादातर इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, ज़्यादातर इनको फोकस करना था
वीकर सेक्शंस एंड द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जो कैसी हैं, जो बहुत वीकर सेक्शंस हैं अपनी सोसाइटी के, डेट यू ऑलरेडी नो अवर सोसाइटी हैव सम वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, तो उन पीपल्स को क्या प्रोवाइड करना, उनको लोन प्रोवाइड करना। और जो बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं अपने यहाँ के, बैकवर्ड एरियाज़ मतलब कि जहाँ पे विकास ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लोग अच्छे से डेवलप्ड नहीं हैं, तो वहाँ के एरिया पे क्या प्रोवाइड करना, वहाँ के फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो उस लोन से, उस क्रेडिट से क्या कर सकें, अच्छी खेती कर सकें, जिससे वो अपनी अर्निंग कर सके। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है भाई, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, नाबार्ड, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है भाई इसे सेटअप भी क्यों करा गया था। ये एक नेशनल बैंक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इसको सेटअप करा गया था 1982। ये एपेक्स बॉडी है, क्या है ये, एपेक्स बॉडी है, यानी कि एक तरह से मेन बॉडी है जो काय के लिए काम करती है बेटा, रूरल क्रेडिट और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये जो बैंक है ये किसकी हेल्प करता है, ये आरबीआई और अदर जितने भी रूरल बैंक्स हैं जो रूरल एरियाज़ में क्रेडिट सप्लाई करते हैं, ठीक है, उनकी ये मॉनिटरिंग भी करता है। एपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट पॉलिसी एंड प्लानिंग, ठीक है, जितने भी रूरल क्रेडिट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जितनी भी उनकी प्लानिंग की जाती है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या मैं कहूँ मेन रोल कौन प्ले करता है, नाबार्ड प्ले करता है। इसके फंक्शन क्या है, एपेक्स फंडिंग एजेंसीज, ये मेन फंडिंग एजेंसीज है, खास तौर से किन के लिए, जो रूरल क्रेडिट सप्लाई करते हैं, किनको, फार्मर्स को। तो उन एजेंसीज को भी फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, नाबार्ड प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी, ठीक है, नाबार्ड कोशिश करता है जितना हो सके जो क्रेडिट डिलीवरी है, मतलब फार्मर्स को जितना हो सके, जितना अच्छा, मतलब जितना जल्दी हो सके फार्मर्स को, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जल्द से जल्द फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करा जा सके, क्रेडिट किया जा सके, और डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करा जा सके, लोन प्रोवाइड करा जा सके, ठीक है। तो इसमें लगा रहता है इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी, ठीक है, जिसके लिए ये ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पर्सनल्स, यानी इनके जो वो रहते हैं उन लोगों को ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जितना हो सके, ठीक है, जो डिलीवरी सिस्टम है फार्मर्स को लोन देने का, उसे और इम्प्रूव किया जा सके। थर्ड है कोऑर्डिनेट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करता है, गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है टू फ्रेम द क्रेडिट पॉलिसीज़, ठीक है ना। मॉनिटर एंड इवेल्युएट प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस, ठीक है, मॉनिटर मतलब देखना, ठीक है, और इवेल्युएट द प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस, ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्ट्स को इसने क्या करा है, रीफाइनेंस करा है, यानी कि इसने उन्हें वापस से लोन दिया है, तो उन प्रोजेक्ट्स को नाबार्ड क्या करता है, उनको मॉनिटर करता है, उन्हें चेक करता है टाइम टू टाइम, ठीक है, और उनका क्या करता है, वैल्यूएशन भी करता है कि भाई जिन प्रोजेक्ट्स को मैंने रीफाइनेंस किया है वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, मतलब क्या ये रूरल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। आ जाओ, फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ है भाई माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एक और जो सोर्स है, मतलब जहाँ से फार्मर्स को क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है, एक तो माइक्रो क्रेडिट्स, ठीक है, और क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपने यहाँ पे ये ज़्यादा चलते हैं, क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलो, स्मॉल लोन्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये माइक्रो क्रेडिट क्या होते हैं, माइक्रो क्रेडिट क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं किनको, फार्मर्स को या रूरल एरियाज़ के अनएम्प्लॉयड यूथ को, ताकि वो लोग क्या कर सकें, अपने खुद का स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, अपना खुद का छोटा सा बिजनेस खोल सकें। मिनिमम फॉर्मेलिटीज़, नो कोलेट्रल, यहाँ पे बहुत ही मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और कोई कोलेट्रल नहीं, कोई भी चीज़ क्या नहीं रखना पड़ता, फार्मर को गिरवी नहीं रखना पड़ता, ठीक है। और प्रमोट सेविंग हैबिट अमंग द रूरल वुमेन्स, ये स्मॉल हेल्प ग्रुप, ये स्मॉल हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, स्मॉल हेल्प ग्रुप में क्या करा गया कि भाई जो गांव के लोग थे उन्हें ये चीज़ समझाई गई कि आप क्या करो, आप अपने ही खुद के छोटे छोटे क्या बनाओ, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स बनाओ, 10, 15, 20 लोगों का या 100 लोगों का। आप खुद सोचो, अगर 100 लोग हर महीने 100 रुपये भी इस ग्रुप में सेव करते हैं, तो ऐसे करके टोटल कितना हुआ, 10,000 रुपये हुआ, ठीक है। और ऐसे करके अगर ये 6 महीने सेव कर लेते हैं, तो 6 महीने में ये कितना पैसा हो गया, ये 60,000 रुपये हो गया, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं बेटा, स्मॉल हेल्प, मतलब अब यहाँ पे मेंबर्स कौन है, यहाँ पे वही वुमेन्स हैं, फार्मर्स की वुमेन्स, ठीक है। फिर जिसको भी ज़रूरत होती है उसको ये पैसा उठा के इसका कुछ पार्ट 10,000, 20,000, जैसे भी उस फार्मर की नीड है, उसे क्या दे दिया जाता है, लोन पे दे दिया जाता है एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, समझ में आया। तो दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है, इसका आप डेटा देखना, डेटा देख के ही समझ में आ जाएगा। बाय 2019, कब तक, 2019 में 54 लाख वुमेन्स
कि क्या बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, जिसके कितने मेंबर हैं बेटा, 6 करोड़ मेंबर हैं। कितने करोड़ मेंबर्स हैं, 6 करोड़। अभी तो 2025 चल रहा है, तो नए डेटा के हिसाब से तो ये डेटा और ज़्यादा हो गया होगा, लगभग 7-8 करोड़ के आसपास तो आराम से, बल्कि और ज़्यादा ही हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, रूरल बैंकिंग और उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहला क्या दे रखा है भाई, एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इन विलेजेस। ठीक है, तो रूरल बैंकिंग की वजह से क्या हुआ, अपने गाँव में बैंकिंग क्या करी, एक्सपेंड करी। अब गाँव में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बैंक्स मिल जाएंगे, या अगर बैंक्स नहीं तो उनकी स्मॉल मतलब छोटी शाखाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आफ्टर बैंक्स नेशनलाइजेशन इन 1969 रूरल बैंकिंग ग्रू फास्ट। तो जैसे ही बैंक्स क्या हो गए, नेशनलाइज हो गए 1969 में, उसके बाद रूरल बैंकिंग क्या हो गई, तेज हो गई। ठीक है, बहुत से गाँवों में क्या पहुँच गए, खुद बैंक पहुँच गए, या उनकी जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं वो पहुँच गई। ठीक है, फार्मर पर्सनल क्रेडिट नीड स्टार्टेड बीइंग फुलफिल्ड। तो फार्मर्स की जो पर्सनल क्रेडिट नीड्स थी वो क्या होना चालू हो गई, वो फुलफिल होना चालू हो गई। ये गांव में बैंक पहुंचने से फार्मर्स को क्या मिलना चालू हो गया, क्रेडिट मिलना चालू हो गया, जिससे वो अपनी पर्सनल नीड्स को क्या करने लगे, फुलफिल करने लगे, जिसको उनको एग्रीकल्चर करने में मदद करती थी। सेकेंड, रोल ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड एक्ट एज ए एपेक्स बॉडी फॉर द रूरल क्रेडिट, जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रेडिट पॉलिसीज से रिलेटेड। ठीक है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से रिलेटेड। इट कोऑर्डिनेट सुपरवाइज एंड फंड्स रूरल बैंक्स। ठीक है, ये क्या करती है, जितने भी रूरल बैंक्स उनको कोऑर्डिनेट करती है, उनको साथ में चलाती है, उनको सुपरवाइज करती है कि ये जितने भी रूरल बैंक्स हैं ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फार्मर्स को बढ़िया क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सारे पॉलिसीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स। और इन बैंक्स को फंड भी प्रोवाइड करती है। जितने भी रूरल बैंक्स हैं जो रूरल एरियाज़ में फार्मर्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड कराता है, फंड्स प्रोवाइड करता है। तो मेकिंग रूरल फाइनेंस मोर ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो मतलब अपना नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड काय की कोशिश करता है जितना हो सके, जितना भी रूरल फाइनेंस है उसे और ज़्यादा क्या कर सके, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। कौन, अपना नाबार्ड। तो एक एडवांटेज ये हुआ। ठीक है, रूरल बैंकिंग से। फ्रीडम फ्रॉम मनी लेंडर्स। भाई अपने जो फार्मर्स थे उन्हें काहे से फ्रीडम मिल गई, उनको मनी लेंडर्स से फ्रीडम मिल गई। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई मनी लेंडर्स, आपने अगर पुरानी पिक्चरें देखी हो तो वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो कैसे वो दुखियारी माँ या बाप पैसा उधार लेने जाता है मनी लेंडर से, और वो ब्याज कैसा लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं। तो उनसे इनको क्या मिल गई भाई, फ्रीडम मिल गई। तो अर्लियर फार्मर्स डिपेंड्स ऑन मनी लेंडर्स। ठीक है, महाजन्स हु चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। भाई बहुत इंटरेस्ट रेट लगाते थे। दूसरा, बेचारे फार्मर्स का फ़ायदा भी उठाते थे। समझ में आएगा कि बहुत से फार्मर्स पढ़े लिखे होते नहीं थे, बेचारों का ब्याज ही चला जा रहा है, मूल रकम कम होती ही नहीं थी, मतलब बेवकूफ़ भी बनाते थे। ठीक है, तो उनसे उनको फ्रीडम मिल गई। सेकंड क्या था, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। बैंक्स कोऑपरेटिव्स हेल्प फार्मर्स केप दिस डेब्ट ट्रैप। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से क्या हुआ भाई, फार्मर्स को आज़ादी मिल गई। किससे, डेब्ट ट्रैप से। ये लोग क्या करते थे, मनी लेंडर्स, ये फार्मर्स को डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते थे, ब्याज ज़्यादा लगाते थे। अब ब्याज ज़्यादा लगाते थे तो उसकी वजह से क्या होता था, जैसे मान लो अगर फसल ख़राब हो गई तो क्या हुआ, फसल ख़राब हो गई तो अब फार्मर अपना कर्जा नहीं चुका पाएगा। तो वो क्या करेगा, उस कर्जे को चुकाने के लिए ये फार्मर को एक और कर्जा देते थे, जिसकी वजह से फार्मर काय में फंस जाता था, डेब्ट ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है जाल, डेब्ट मतलब होता है बेटा लोन, उसमें फंस जाते थे। तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स थे, कोऑपरेटिव क्रेडिट्स, इन्होंने फार्मर्स की मदद करी भाई इन जालों से क्या होने के लिए भाई, बचा लेती है अब। ठीक है, अब फार्मर्स को इनसे क्या नहीं लेना पड़ता, लोन लेना नहीं पड़ता। चलो फोर्थ वाला देखते बेटा। फोर्थ क्या दे रखा है, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो रूरल बैंकिंग से क्या हुआ, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसका क्या हुआ, प्रमोशन हुआ, बढ़ावा हुआ। ठीक है, ईजी एंड ऑर्गेनाइज क्रेडिट इनकरेज फार्मर्स टू यूज मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, अब क्या मिलने लगा भाई, फार्मर्स को क्रेडिट मिलने लगा, जिसकी वजह से अब फार्मर्स किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, अब फार्मर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग का, यानी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो वो उसका इस्तेमाल इन सब चीज़ों को खरीद के खेती करने में लगा सकते हैं। ठीक है, मशीनरी। फार्मिंग शिफ्टेड फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग दैट इज जस्ट फॉर सर्वाइवल टू कमर्शियल। ठीक है, तो लोन ने मतलब क्रेडिट फैसिलिटी ने फार्मिंग, जो कि पहले अपने यहाँ पे फार्मिंग सिर्फ सबसिस्टेंस के लिए करी जाती थी, सिर्फ जीविका चलाने के लिए की जाती थी, लेकिन अब अपन फार्मिंग किसके लिए करते हैं, कमर्शियल लाइवलीहुड के लिए। मतलब अपन को अब अपन फार्मिंग को एज ए बिजनेस देखते हैं, एज ए प्रॉफिट मेकिंग क्या करा जाता है, अब क्रेडिट की वजह से अब कमर्शियल फार्मिंग अपन करते हैं या अपने फार्मर्स करते हैं। ठीक है,
चलो अब बात करेंगे किसकी, डेफिशिएंसीज ऑफ रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग की क्या है, कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं। तो वो डेफिशिएंसी क्या क्या है, सबसे पहला है कोलेटरल रिक्वायरमेंट। हाँ भाई, मोस्ट ऑफ मतलब अगर बड़ा लोन लेना है तो भाई बैंक ऐसे तो देंगे नहीं, उसके लिए बैंक के पास में क्या रखना पड़ता है, जी हाँ, कोलेटरल रखनी पड़ती है अगर आपको बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है। तो बैंक डिमांड्स कोलेटरल दैट इज लैंड प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी। जब आप ज़्यादा बड़ा लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक अपने फार्मर्स से क्या डिमांड करता है बेटा, कोलेटरल और सिक्योरिटी क्या करता है, डिमांड करता है। ठीक है, जैसे केसीसी के बारे में अगर आपने सुना हो, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, उसके लिए भी फार्मर को क्या करना पड़ता है, अपनी ज़मीन थोड़ी सी, मतलब जितना भी वो लोन ले रहा है, जितनी भी वो केसीसी बनवा रहा है, उसके हिसाब से उसे अपने उतना खेत क्या रखना पड़ता है बेटा, बंधक करना पड़ता है। ये एक तरह से बोलूँ कि कोलेटरल रखना पड़ता है। ठीक है, then small and marginal farmers often cannot provide this, so they are left out of the institutional credit। हाँ भाई, कभी कभी मतलब बहुत से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि ये सब नहीं कर पाते, उनके पास मतलब प्रॉपर्टी वो नहीं रख पाते, ठीक है, जिसके वजह से वो क्या नहीं कर पाते, वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, उनको क्या नहीं मिल पाता बेटा, लोन नहीं मिल पाता। चलो सेकंड क्या है, लोन डिफॉल्ट्स ड्यू टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। हाँ भाई, यहाँ पे जो अपने पॉलिटिक्स वाले हैं वो भी बहुत खतरनाक रोल प्ले करते हैं भाई। ठीक है, अपने जो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं कि भाई हम आपके लोन माफ़ कर देंगे, ये और वो। तो ये तो बहुत बड़ा डिफिशियंसी है। गवर्नमेंट ऑफन अनाउंस लोन वेवर्स और शो लैक्सिटी इन रिकवरी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अपना वोट बैंक बनाने के लिए क्या करती है वो, यस, अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, इनकी रैलियाँ निकलती हैं, उसमें बोल देते हैं कि भैया हम तुम्हारा लोन क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, इससे क्या होता है ना, फार्मर्स के बीच में, सबकी नहीं बोलूँगा, कुछ फार्मर्स में क्या आ जाता है कि अरे ठीक है, क्या करना लोन भर के, होते हुए भी कुछ लोग नहीं भरते। कुछ फार्मर्स अच्छे होते हैं जो कि बाकायदा क्या भरते हैं, अपना लोन टाइम पे भरते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि ये पॉलिटिक्स के वजह से जो कि अनाउंस कर देते हैं कि भाई हम हमारे किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, इस वजह से बहुत से फार्मर्स जो लोन भर सकते हैं उसके बावजूद भी क्या नहीं भरते, लोन नहीं भरते। एक डेफिशिएंसी है। दूसरा इसमें क्या दे रखा है, ये शो लैक्सिटी इन रिकवरी। गवर्नमेंट क्या करती है ना, फार्मर्स से लोन रिकवर करने के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, वही वोट बैंक, कि भाई अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे तो हमें ये क्या नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। तो अगर वो लोन नहीं भी भरते ना, तो भी इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालती सरकार। दिस इंक्रीजेज डिफ़ॉल्ट रेट्स एंड वीकन्स द क्रेडिट सिस्टम। अब इसके वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से डिफ़ॉल्टर्स रेट बढ़ जाती है, जिससे अपना क्रेडिट सिस्टम क्या हो जाता है, और कमज़ोर हो जाता है। देखो भाई, बैंक वाले क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो वो पैसा उनके पास में कहाँ से आ रहा है, खुद तो उगा नहीं रहे वो, उनके पास भी कहीं से ये पैसा आ रहा है। देखा जाए तो वो पैसा किसका है बेटा, वो पैसा आपका और अपना पैसा है, जो कि एक तरह से बैंक क्या कर रही है, फार्मर्स को एज ए लोन दे रही है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर वो पैसा वापस नहीं आएगा तो फिर बैंकों के पास में पैसा कहाँ से आएगा वापस से अपने फार्मर्स को लोन देने के लिए। तो फार्मर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, और आप भी अपने एंड पे समझाइए कि भाई आप जो लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हो उससे नुकसान आप ही को है, क्योंकि फ्यूचर में फिर बैंक वाले आपको क्या नहीं देंगे, लोन नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से क्या होता है, अपना क्रेडिट सिस्टम, बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है। ठीक है, सेकंड, थर्ड क्या है बेटा, थर्ड जो है बेटा, पुअर सेविंग कल्चर। हाँ भाई, अभी भी अपने रूरल एरियाज़ में कैसा कल्चर है, पुअर सेविंग कल्चर है। देखो, एक्सेप्ट कमर्शियल बैंक्स अदर इंस्टीट्यूशंस फेल्स टू इंकरेज फार्मर्स टू सेव मनी, डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन इन रूरल एरियाज हैज़ रिमेंड वेरी लो। आज भी क्या है ना, आज भी अपने यहाँ के फार्मर्स क्या नहीं करते बेटा, पैसा सेव नहीं करते। बहुत ही कम फार्मर्स हैं जो क्या करते हैं, पैसा सेव करते हैं, बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। ज़्यादातर फार्मर्स जैसे ही उनके पास में पैसा आता है तो वो उस पैसे को क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, वो सेव नहीं करते। बैंकिंग सिस्टम इतना वाइड स्प्रेड होने के बाद भी, गाँव में ब्रांचेस पहुँचने के बावजूद भी फार्मर्स क्या नहीं करते, अभी भी अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करके उसमें पैसा सेव नहीं करते। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इन रूरल एरियाज हैज़ रिमेन्ड वेरी लो। डिपॉजिट्स अभी भी रूरल एरियाज़ में कैसे हैं, बहुत ही कम है। अभी बहुत अपने जो फार्मर्स हैं बहुत ही कम पैसा क्या करते हैं, सेव करते हैं। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डेट इज इम्पैक्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म्स। 1991 के रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकस शिफ्टेड टू प्रॉफिट मेकिंग नॉट सोशल बैंकिंग। 1991 के बाद वही जो भी फोकस था वो काय पे शिफ्ट हो गया था, प्रॉफिट मेकिंग पे, सोशल बैंकिंग पे नहीं। तो फार्मर्स फेस्ड राइजिंग डेप्ट बर्डन, तो इसके वजह से फार्मर्स के ऊपर जो कर्जा है वो क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। मैनी
इवन कमिटेड सुसाइड्स, और बहुत से फार्मर्स ने क्या करा इसके वजह से उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, स्पेशली इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। किसमें? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए थे, जिसके वजह से लोन बढ़ने की वजह से बहुत से फार्मर्स ने क्या कर लिया था बेटा, सुसाइड भी कर लिया था। फिफ्थ क्या है? डिक्लाइन इन रूरल बैंकिंग प्रमोशन। ठीक है, और क्या हो गया भाई? डिक्लाइन हो गया था रूरल बैंकिंग प्रमोशन, यानी कि रूरल में बैंकिंग का प्रमोशन, उनका बढ़ावा क्या हो गया था भाई? कम हो गया था 1991। पोस्ट 1991 ग्रोथ एंड सपोर्ट ऑफ रूरल बैंकिंग स्लोड डाउन। ठीक है, 1991 के बाद जो ग्रोथ थी, जो सपोर्ट थी रूरल बैंकिंग की, वो कैसी हो गई बेटा? कम हो गई। एक्सपेंशन एंड क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर्स टुक ए बैक सीट। ठीक है, तो एक और जो ड्रॉबैक एक तरह से जो हुआ था, क्या हुआ था? जो अपन क्रेडिट सपोर्ट को एक्सपेंड कर रहे थे, जो अपन बढ़ा रहे थे, वो एक तरह से क्या हो गया था? 1991 के बाद थोड़ा बैक सीट पे आ गया था, मतलब फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना क्या हो गया था? कम कर दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? वे अहेड फॉर रूरल बैंकिंग। अभी भी क्या है ना, अभी भी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं, अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, ताकि अपना एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट क्या हो सके और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। चलो, टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन रीसेंट ईयर, अभी क्या करा है? ऑल अडल्ट को इंकरेज करा गया है कि भाई क्या खोलो? बैंक अकाउंट खोलो, जैसे कि जन धन योजना, ज़ीरो बैलेंस खाता। ठीक है, इसे क्यों खोला गया है? उसके पीछे का रीज़न है कि भाई जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कंसेशंस दिए जाएंगे, जो भी आपको सब्सिडी दी जाएगी, वो सब इन खातों में दी जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस दिया जाएगा। द अकाउंट होल्डर आर एंटाइटल टू 1 to 2 लाख एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, सरकार ने लालच दिया कि भाई अपना ज़ीरो खाता खोलो, इसमें हम आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 से 2 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी कितने हज़ार तक रुपए तक? 10,000 रुपये तक, यानी अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी होंगे तो भी आप 10,000 रुपये तक क्या कर पाओगे? निकाल पाओगे, मतलब एक तरह से लोन। ऑल्सो कैन गेट वेजेस, ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, कि भाई आपको जो वेजेस मिलेंगे, आपको जो ओल्ड एज पेंशन मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो सब कुछ का मिलेगा, इन्हीं खातों में मिलेगा। तो अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। तो ऐसे करके सरकार ने क्या खुलवाए? इनके खाते खुलवाए। फर्दर देयर इज़ नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस। ठीक है, उन्होंने बोला कोई मिनिमम बैंक बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस हैज़ लेड टू मोर देन 40 करोड़ न्यू बैंक अकाउंट्स, बैंक होल्डर, जिसकी वजह से 40 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर आपकी कंट्री में बने। और प्रमोटिंग थ्रिफ्ट अमंग द मासेस। ठीक है, और जो मासेस है, मतलब जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें इनको पैसा सेव करने के लिए एक तरह से क्या करा गया? इन खातों के द्वारा उनको इनकरेज किया गया। ठीक है, बैंक्स हैव मोबिलाइज फंड्स ऑफ मोर देन 1,40,000 करोड़ थ्रू दीज अकाउंट्स। ठीक है, तो इन अकाउंटों से अभी तक अपना जो बैंक्स हैं वो कितना फंड मोबिलाइज कर चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह? कितना? 1,40,000 करोड़। ठीक है, it is high time that government considers rural banking as a social need for production purpose rather than an activity to achieve political popularity। यानी कि अब क्या आ गया बेटा? अब बड़ा ही हाई टाइम आ गया है कि अब अपनी गवर्नमेंट को रूरल बैंकिंग एक सोशल नीड की तरह देखना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए उन्हें अब रूरल क्रेडिट को देखना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन पर्पस रेदर देन एक्टिविटी टू अचीव पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी। अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उनको रूरल क्रेडिट का क्या नहीं करना चाहिए? यूज़ नहीं करना चाहिए। खास तौर से तो लोन्स को क्या नहीं करना चाहिए? माफ़ नहीं करना चाहिए। आप ठीक है माफ़ मत करो, आप क्या करो? आप उनका टाइम बढ़ा दो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, आप उनसे पैसा वसूलो, आप उनको पैसा ऐसे ही माफ़ मत करो। क्या करने के लिए? अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए। उससे क्या होता है ना बेटा, आप क्या करोगे? किसी को एक बार दो बार माफ़ कर दोगे तो उन्हें आदत लग जाएगी, फिर वो जानबूझ के मतलब पैसा कमाएंगे भी तो उसके बावजूद भी वो क्या नहीं करेंगे? अपना लोन पे नहीं करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? चलो भाई, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मीनिंग और गोल की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या गोल है, क्या वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल डेवलपमेंट में, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो अभी अच्छे से समझ में आया तो बढ़िया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।